नमस्कार, बुलेटिन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्तक। आणि सुरुवातीलाच बातमी आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटातून, कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांना पक्षातील एक पदाधिकाऱ्यानं नोटीस पाठवली आहे आणि त्यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड ही घटनेला धरून नसल्याचं म्हटलंय। आणि यावरून आता पक्षात सुरू असलेला अंतर्गत कलह समोर आलाय। सच्चिदानंद सिंग यांनी स्वतःहून नोटीस पाठवली की यामागे दुसरं कोणाचं डोकं आहे याचा देखील आता शोध घेतला जाईल, अशी भूमिका पक्षातल्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून घेण्यात आली आहे। सध्या या प्रकरणी पक्षाच्या शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष जय पवार काय भूमिका घेणार याकडेही सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। अजित पवार गटाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान आता पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनीही महत्त्वाचं विधान केलंय। माध्यमांशी बोलताना प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटलंय की अजित पवार यांच्या निधनामुळे पक्षात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढणं सोपं नाहीये, त्यामुळे पक्षाला कधी सुधारणात्मक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत। मात्र या सुधारणा नेमक्या कोणत्या असणार याबाबत त्यांनी भाष्य करणं टाळलंय। ते म्हणाले की कायदेशीर सर्व बाबी या योग्य केलेल्या आहेत, तरीही काही त्रुटी असतील तर त्या सुधारल्या जातील। या संदर्भात पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांसोबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी म्हटलंय। या संदर्भात अधिक माहिती घेणार आहोत। रामराजे शिंदे आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। रामराजे, असं काय अचानक झालं की सच्चिदानंद सिंग यांनी आक्षेप घ्यायला सुरुवात केली आणि याच गोष्टीबाबत वेगवेगळी भाष्य आता समोर येत आहेत? बिलकुल हाच मुद्दा आहे, कारण फेब्रुवारीमध्ये ही निवडणूक झाली, सुनेत्रा पवार यांची निवड झाली आणि त्यानंतर 4 महिन्यानंतर आता जुलै महिन्यामध्ये अचानक असं काय घडलं की ज्यामुळं हा आरोप जो आहे तो करण्यात येतोय। खरं तर सच्चिदानंद सिंग यांनी जे मुद्दे मांडलेले आहेत त्यामध्ये सांगितलेलं की नॅशनल कन्व्हेन्शन झालं, त्यामध्ये सुनेत्रा पवार यांची निवड झाली, मात्र त्या संदर्भातची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली गेली नाही। हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे। त्याचबरोबर की कार्यकारिणीमधले अधिकार किंवा जे ज्येष्ठ नेते आहेत त्यांना सुद्धा या संदर्भातची माहिती नव्हती। त्यामुळं ही निवडणूक जी आहे ती पूर्णपणे वैध ठरत नाही, अवैध आहे, कारण जोपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे हे संपूर्ण माहिती जात नाही आणि त्यांच्याकडून शिक्कामोर्तब होत नाही तोपर्यंत वैधता मानता येणार नाही। त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा एकदा करावी असा हा आरोप आहे। परंतु हा आरोप आत्ताच का आलेला आहे हा पहिला मुद्दा। आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे की या पाठीमागे कोण आहे, आत्ताच का करण्यात आलेला आहे हा आरोप, तर काही दिवसापूर्वीच नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली। सच्चिदानंद हे जुन्या कार्यकारिणीमध्ये होते, मात्र नवीन कार्यकारिणी जी जाहीर करण्यात आली त्यामध्ये प्रफुल्ल पटेल यांच्या निकटवर्तीय जेवढे काही लोक होते त्यांना वगळण्यात आलेलं आहे। आणि त्यामुळं प्रफुल्ल पटेल गटामध्ये सुद्धा सच्चिदानंद यांना ओळखलं जातं आणि त्यामुळेच ही नाराजी निर्माण झाली का असा सुद्धा सवाल निर्माण झालेला आहे। त्यामुळं कार्यकारिणी जी आता नव्याने तयार करण्यात आली त्या कार्यकारिणीमध्ये बाकीचे काही नेत्यांचे नावं जे ते इन्क्लूड करण्यात आलेली आहे आणि त्यानंतरचा हा संपूर्ण घटनाक्रम जो आहे तो दिसून येतोय। म्हणजेच की कुठेतरी सिनियर नेत्यामध्येच महत्वाचं संवाद नव्हता का, कम्युनिकेशन नव्हतं का, आणि सिनियर नेत्यामध्येच हा नेमका वाद सुरू झालाय का, असे प्रश्न जे आहेत ते निर्माण होत आहेत। मात्र आता याच्या पाठीमागं कोण आहे आणि दुसरं म्हणजे की पुढे काय होणार आहे। खरं तर नोटीस जी आहे तर ती बजावण्यात आलेली आहे। आता या संदर्भात समाधानकारक उत्तर द्यावं लागेल आणि त्याचबरोबर जी प्रक्रिया आहे अध्यक्षपदाची ती पूर्ण पाडावी लागणार आहे। त्यामुळे पुन्हा एकदा ही एक्सरसाइज करावी लागते का, जर आरोपामध्ये तथ्य निघालं तर त्यामुळं जो पक्षामधला गोंधळ जो आहे किंवा नेत्यामधला विसंवाद आहे तो आता समोर आलेला आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते। अगदी सगळ्यात महत्त्वाची बाब हीच आहे की अंतर्गत विसंवाद हे यामागचं प्रमुख कारण आहे का, हे देखील आता अर्थातच विचारलं जाणार आहे। मात्र पार्थ पवार हे खरोखरच या संपूर्ण घटनाक्रमांमध्ये काही लुडबुड करतायत आणि त्यामुळे जो विरोध होतोय तो वाढत चाललाय का, असा देखील सवाल आहे। कशा पद्धतीनं ही फळी दूर केली जाणार यासाठीचे काही प्रयत्न खरंच वरिष्ठांकडूनच करणं अपेक्षित आहे, ते होत नाहीयेत का? बिलकुल, आणि म्हणूनच वरिष्ठांमध्येच कुठेतरी मतभेद निर्माण झालेले आहेत। 2 गट जे आहेत ते पडलेले आपल्याला दिसून येत आहेत आणि त्याचाच परिणाम हा आता कायदेशीर नोटीसीपर्यंत गेलेला आहे। त्यामुळं आता जो विसंवाद झालेला आहे तो संवादाच्या माध्यमातून हा मुद्दा संपूर्णपणे निकाली काढणं, सॉल्व्ह करणं हे महत्वाचं आहे। त्यामुळं आता सुनेत्रा पवार यांना सुद्धा थांबवतीये। स्वतः सच्चिदानंद सिंग राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव आपल्या सोबत आहेत। सच्चिदानंदजी, आपलं स्वागत आहे एनडीटीव्ही मराठीमध्ये। सगळ्यात आधी तुम्ही हा जो काही महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय
का असं वाटलं तुम्हाला निर्णय घ्यावा असा किंवा अशा पद्धतीनं आता पुन्हा इलेक्शन व्हावी असं तुम्ही म्हणताय? सुनेत्राजींच्या नावाला आक्षेप आहे. हिंदी में हम जवाब दे पाएंगे, हिंदी जी। में आपका बात समझ नहीं। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप फिर से इलेक्शन मांग रहे हैं, इलेक्शन की चाह कर रहे हैं, लेकिन क्यों ये मांग कर रहे हैं? सुनेत्रा जी का नेतृत्व आपको, आप मानते नहीं है? उसका नाम जो आया है आगे वो आपको मान्य नहीं है? ममता में सुमित्रा बहनी पवार जी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं। सुमित्रा बहनी जी हमारे नेता हैं। अजीत पवार साहब के नहीं रहने के बाद अजीत पवार के रूप में हम देखते हैं उनको। पार्थ दादा भी हमारे नेता है, प्रफुल्ल पटेल साहब नेता है, सारे लोग हमारे नेता हैं। लेकिन जो दादा के बनाया हुआ बैलोज, दादा का बनाया हुआ पार्टी का रेजुलेशन को पालन नहीं कराते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया गया, इसमें कहीं ना कहीं कानूनन चूक हुआ है, पार्टी के खिलाफ ये काम हुई है। इसलिए मैं अदालती नोटिस के माध्यम से मैं सभी लोगों, अपने आला कमान को इस चूक को सुधारने का हम आग्रह किया है कि भविष्य में पार्टी में कोई खतरा न उत्पन्न हो जाए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मानता, ऐसा बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है वो तरीका सही नहीं है, इसके लिए मैं नोटिस दिया। जी, आपका कहना है ये तरीका सही नहीं है, तो आपको क्या लगता है आगे जाके जो इलेक्शन अगर आपके कहने पे हो भी गई तो कौन सा उम्मीदवार लायक रहेगा और कौन चुन के आ सकता है? ये तो मैटर जब 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 ये त्रुटि को सुधार दिया जाएगा, किस तरीका से सुधरेगा, ये तो आपसी CWC के बैठक में निर्णय होगा ना। CWC के जब बैठक में बातें छन के आएगी, जिसमें हम भी रहेंगे, तो जब बातें निर्णय होकर के आ जाएगी तो उस समय आपको हम जवाब दे देंगे कि इस बिंदु पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं त्रुटि है, जिसके लिए मैं विरोध दर्ज कराया हूं। इसके पहले भी मैं लिखित रूप से आवेदन दिया था। मैं नहीं चाह रहा था कि पार्टी के बात को मैं कोर्ट के फोरम पर ले जाऊं, लेकिन हमारा पत्र का जवाब 90 दिन बीतने के बाद भी आला कमान के द्वारा नहीं दिया गया। और इसमें कहीं ना कहीं चुनाव कराने वाले जो हमारे जनरल काउंसिल के नेता थे, जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, वो चुप कर गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि हम लोगों ने किनको अध्यक्ष बनाया। वो ये सूचना नहीं दे पाए हैं कि इस रेजुलेशन में CWC की बैठक कहाँ हुई, और ये सूचना नहीं दे पाए हैं कि धारा 29 का हम लोग सदुपयोग करते हुए काम को कर रहे हैं। ये हुआ ही नहीं है। तो जब हुआ ही नहीं है तो ये चुनाव प्रक्रिया जो है बिल्कुल ही गलत है मेरे हिसाब से। अब चूंकि मामला अंडर जब जुडिशियल होने जा रहा है, तो वहां से बात छन के आ जाएगी कि ये मेरा सवाल जायज है या मेरा सवाल असंवैधानिक है। जब कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा तो मैं इसको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टिया में लगता है, ये चुनाव पद्धति जो है ये बिल्कुल असंवैधानिक है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। जी, आप एक बात कह रहे हैं कि त्रुटि है, दूसरी जगह पे प्रफुल्ल पटेल जी कहते हैं सुधार चाहिए, तटकरे जी भी कुछ कह रहे हैं। ये अलग अलग आपके जो बयान आ रहे हैं, उससे आपको ये नहीं लगता कि सीधा आप जो निशाना साध रहे हैं वो पार्थ पे साध रहे हैं और आप सब मिलके एकजुट होके ये निशाना लगा रहे हैं? देखिए, त्रुटि जहां पर उत्पन्न होता है वहां पर सुधार की आवश्यकता होती है। अगर त्रुटि को हम सुधार कर लेते हैं तो ये मामला जो है बन जाता है। अगर त्रुटि को सुधार नहीं करते हैं, तनाव बढ़ता चला जाता है, तो मामला बिगड़ जाता है, कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ जाएगी। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इसमें कहीं ना कहीं आला कमान के हस्तक्षेप है प्रफुल्ल पटेल साहब का, अपने लोगों ने नाम लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रफुल्ल पटेल ने ही गलती किया है, वो इसलिए मैं उनको भी पार्टी बनाया हूं। प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता में मीटिंग अधिवेशन हुई थी, उसको क्यों नहीं सूचना भेजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? क्यों नहीं 29 का सपोर्ट में रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन भेजे? क्यों नहीं इस रेजुलेशन को सेंट्रल ऑफिस को भेजते हुए ECI को भेजे? नया जो लिस्ट बन गई वो असंवैधानिक है, अमान्य है, उसको मैं नहीं मानता हूं। इसलिए इस त्रुटि को सुधार की आवश्यकता है। मैं दो बात नहीं कर रहा हूं, जहां त्रुटि है वहां सुधार होती है, जहां तथ्य की भूल होती है वहां सुधार होता है। बात एक है, दो बात कैसे हो जाएगा? अब
त्रुटि को मानने वाले न मानने वाले आला कमान के लोग हैं। जब आला कमान के बात से हम संतुष्ट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये मामला का कुछ न कुछ हम लोग CWC में बैठ के निर्णय ले लेंगे। जी, हमारे प्रतिनिधि है रामराजे, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। सचिदानंद जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि आप पहले से ही प्रफुल्ल पटेल जी के लॉयल है, तो इसलिए इस नोटिस के पीछे, इस घटना के पीछे प्रफुल्ल पटेल का ही हाथ है, उनका ही सचिदानंद जी को सपोर्ट है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या इसमें तथ्य है? देखिए, एक पार्टी ये परिवार है। मैं 10 जून 1999 में जब पार्टी बनी थी, आदरणीय शरद पवार साहब ने बनाया था, PS संगमा साहब ने बनाया था, तारिक अनवर साहब ने बनाया था, तब प्रफुल्ल पटेल कहाँ थे? उस समय से मैं पार्टी के पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूं, झारखंड से शुरू होकर के, और राष्ट्रीय स्तर पर मैं काम कर रहा हूं। आज शरद पवार साहब नहीं है, आज PS संगमा साहब नहीं है, तो मैं उनका नाम आज भी ले रहा हूं, जो जिसने इस पार्टी को बनाया है, सिंबल घड़ी लाए हैं। प्रफुल्ल पटेल तो बाद में आए हैं, प्रफुल्ल पटेल का कहीं स्थापना के समय से नाम ही नहीं है, तो मैं कैसे लॉयल हो जाऊंगा? मैं पार्टी के प्रति लॉयल हूं, और पार्टी के प्रति लॉयल रहूंगा। कोई व्यक्ति के प्रति संगठन के लोग लॉयल नहीं होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि पार्टी के वरिष्ठतम जो नेता होते हैं वो सम्मानजनक है, सम्मान योग्य है, तो मैं प्रफुल्ल पटेल साहब को भी मैं आदर करता हूं। लेकिन ये बात कहना कि मैं लॉयल हूं, मैं किसी व्यक्ति का लॉयल नहीं हूं, मैं पार्टी का लॉयल हूं, और पार्टी के संगठनात्मक काम से मैं आगे आया हूं। पार्टी को बचाने में हमारी अहम भूमिका रही है, घड़ी हमारे साथ है, इसमें भी हम लोगों का रोल रहा है। कितना अफिडेविट हम लोगों ने झारखंड और बिहार और नागालैंड से ला करके देने का काम किया था, उड़ीसा का काम किया था, तब हमारी पार्टी की घड़ी बची है। और आज भी हमारी पार्टी का जुडिशियली मामला और रोज हेरिंग करना चाहता है। लेकिन सचिदानंद जी, आपने कहा कि मतलब फरवरी में ही ये पूरा चुनाव हो गया था, तो अभी 4 महीने के बाद आपने नोटिस भेजी थी, तो 4 महीने में आप किन किन नेताओं के पास चले गए थे? रिटर्न में इसके बारे में बताया था क्या? और उन नेताओं के आप नाम बताइए। पार्टी के बायलॉज के अनुसार एक राष्ट्रीय सचिव को जनरल सेक्रेटरी, महासचिव के अंडर में काम करने की अनुमति है। हमको दादा ने नेशनल सेक्रेटरी बनाते हुए उन्होंने जनरल सेक्रेटरी आदरणीय बृजमोहन श्रीवास्तव जी के साथ काम करने को लगाया था। मेरा पहला अपीलियत पदाधिकारी, मेरा पहला अपीलियत बॉस जनरल सेक्रेटरी थे। मैं उनको चिट्ठी लिखा था 26 तारीख के पूर्व, 25 तारीख के पूर्व संध्या पर, कि आपने ये हमको भेज दिया पत्र दे करके कि नेशनल कन्वेंशन में जाना है, लेकिन मैं आया हूं, CWC की मीटिंग नहीं हो रही है। बिना CWC के मीटिंग के नेशनल कन्वेंशन में जाने की बात हो रही है। ये बात हमसे ये कहीं ना कहीं चूक नजर आ रहा है, इसलिए आप इस पर सुधार कीजिए। मैं पत्र लिखा उनको, और मैं हर जगह जो है सो अपने कलीगों के पास, अपने सहयोगियों के पास चर्चा किया कि गलत है। मेरा पत्र का जवाब नहीं दिए। मैंने प्राकृतिक न्याय देते हुए अपने आला कमानों को 3 महीना तक इंतजार किया। मैं तो उसी दिन विरोध किया था 26 तारीख के पूर्व 25 तारीख को, लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। जो मैं सार्वजनिक किया हूं वो आपके पास जरूर होगा, आप उसको देख के समझें। कोई इसमें टाइम बार नहीं है, कोई लेट नहीं हुआ है, कोई विलंब नहीं हुआ है, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मैं कोई काम को नहीं किया हूं। मैं पार्टी आपने सुनीता पवार या पार्थ पवार से मिलने की कोशिश की है क्या, या फिर उनको बताने की कोशिश की है क्या इससे पहले? मैं अपने आला कमान बृजमोहन श्रीवास्तव को बार बार बता रहा हूं, बार बार आग्रह कर रहा हूं कि जवाब तो दीजिए पत्र का। ये चुनाव गलत हो रहा है और गलत पर गलत काम हो रहे हैं। जो नेशनल कमेटी की लिस्ट निकल जा रही है, उसमें अमान्य सारा चीज हो रहा है। जो दादा के द्वारा बनाया गया कमेटी 2023 में था, वो 28 तक कारगर है। 5 साल के लिए हमारी कमेटियां होती हैं। उस कमेटी को भंग भी नहीं किया जा रहा है, और अलग से चिट्ठी निकाल दिया जा रहा है, ECI को भेजा जा रहा है, और ECI भी बिना गंभीरता को समझे हुए वेबसाइट पर लोड कर रहा है। तो ये गंभीर विषय है। ECI को भी मैं पार्टी बनाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में कि आपने कैसे, आपको रेजुलेशन मिला कि किसने अध्यक्षता में मीटिंग हुई और किसने अध्यक्ष नियुक्त किया, उसका रेजुलेशन पास होके गया, हम लोगों का दस्तखत मिला, CWC की मीटिंग की सूचना हुई। तो ये सारा कहीं ना कहीं त्रुटि है मेरे प्रथम दृष्टिया में। इसलिए आगे आप कोर्ट में जाएंगे क्या? अगर आपको सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला तो आप कोर्ट का रुख करेंगे क्या? देखूंगा, वो तो आगे का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है
कि हमारे आला कमान ममता मई आदरणीय सुमित्रा बहिनी पवार जी सुलझे हुए नेत्री हैं और ये हमको जरूर संतुष्ट कर देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और लेकिन कम्युनिकेशन की कहीं पे दिक्कत है क्या जी सच्चिदानंद जी? कम्युनिकेशन जो है कहीं दिक्कत है क्या? आपकी बात सीनियर लोगों तक नहीं पहुंचती, सीनियर लोगों की आपस में बात नहीं होती है, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है कि ये पार्टी में है? ऐसा बात नहीं है, पार्टी हमारी परिवार है और ये सभी परिवारों से एक दूसरों की बातचीत होती रहती है, हमारी भी बातचीत होते रहती है। आदरणीय पार्थ दादा पवार से चुकी है क्या कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सुमित्रा बहिनी पवार जी को बड़ी जिम्मेवारी है देश की, राष्ट्र की और महाराष्ट्र की जनताओं के भी कंधे का बागडोर उनके कंधे पर है, इसलिए थोड़ा समय का अभाव रहता है। निश्चित तौर पर सही समय पर बात नहीं हो पाती है, लेकिन जो तंत्र है हमारा, जो चैनल है, उसके माध्यम से हमारी बात उनके स्तर तक जाती रहती है। लेकिन सच्चिदानंद जी, अभी जो नई कार्यकारिणी जो बनाई गई है उसमें आप है क्या नई कार्यकारिणी में? रहने और नहीं रहने का प्रश्न कहाँ होता है? जो नए कार्यकारिणी जो बनी है वो अमान्य है, वो वैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, इसलिए उस कमेटी में रहने का और न रहने का कोई मतलब ही नहीं है। दादा का जो कमेटी है 2023 में जो बना है, उस कमेटी में हम लोग सभी हैं, बहुत सारे पद उसमें है, महासचिव है, कार्यकारी अध्यक्ष है। अमेंडमेंट किए हम लोगों ने बैठ करके दादा के साथ CWC के बैठक में ला करके। हमारे पार्टी में पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद नहीं था, लेकिन 2023 में हम लोगों ने अमेंडमेंट किया अपने संविधान में, अपने बायलॉज में, और अमेंडमेंट के बाद ECI को इन्फॉर्म किया कि हमारे पार्टी में अब कार्यकारी अध्यक्ष का भी पोस्ट कर दिया गया है, जिसको धारा 29 के तहत रजिस्ट्रार ने भी स्वीकार किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी स्वीकार किया है और पार्टी के परिवार लोग भी स्वीकार किया है। वो कमेटी कहा यह जा रहा है कि आप ये नई कार्यकारिणी में नहीं है और इसलिए ये मुद्दा जो है वो उजागर किया जा रहा है आपकी तरफ से। देखिए श्रीवाद, मैं राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ झारखंड का मैं राज्य प्रमुख हूँ और मैं आज भी कायम हूँ। दादा के द्वारा बनाया गया मैं राज्य प्रमुख हूँ, राष्ट्रीय सचिव भी दादा के द्वारा बनाया, दादा के द्वारा बनाया गया कमेटी को कहीं भी खंडित नहीं किया गया है। किसी भी शक्ति के द्वारा, शक्ति प्रदत्त के द्वारा उसको जो है खंडित नहीं किया गया है, उसको अवे नहीं किया गया है। तो कमेटी आज भी बरकरार है। तो मैं नेशनल सेक्रेटरी हूं, मैं राज्य प्रमुख हूं, किसी भी राज्य के अध्यक्षों को नई नियुक्ति नहीं किया गया है, किसी भी जो पूर्व में पदाधिकारी है उनको हटाया नहीं गया है कि आपको पुरानी कमेटी को डिसमिस करते हुए नई कमेटी को बना रहे हैं। और बनेगा भी तो कैसे बनेगा, क्योंकि वो जो अध्यक्ष का जो पद है वो अभी असंवैधानिक है, उसको संवैधानिक में लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई ना कोई रास्ता बहुत जल्दी। तो सच्चिदानंद जी, इसका मतलब ये है कि अगर सुनेत्रा पवार की चुनाव जो है वो इलीगल है तो उन्होंने लिए सभी डिसीजन वो इलीगल है पार्टी में, ऐसा समझा जा सकता है क्या? अरे नहीं, उन्होंने तो लीगल डिसीजन ही क्या लिया, पार्टी के संगठन के हिसाब से सभी कार्यकर्ताओं के उन्होंने सम्मान करते हैं, सभी से बातचीत करते हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी पार्टी का डिसीजन हुआ ही कहाँ हमारा वर्किंग कमेटी बैठ रहा है, कहाँ हमारा जो है सो किसी राज्य में सम्मेलन हो रहा है, कहाँ अध्यक्षों के साथ बैठ के बातचीत हो रही है। अभी तो फैसला यथावत है, तो अभी उस पर हम क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो नई कार्यकारिणी जो बनाई गई है उसमें सुबोध मोहिते जी को लिया है, उसमें पार जी है, उसमें जय पवार जी है, तो ये कार्यकारिणी आपके हिसाब से लीगल है या इलीगल है? देखिए, सभी नेताओं को मैं आदर करता हूं, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव ही इलीगल मैं बता रहा हूं, तो ये नई कार्यकारिणी तो संवैधानिक नहीं हो सकता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही असंवैधानिक ढंग से नियुक्त किया गया है, तो फिर ये नई कार्यकारिणी वो कैसे हम इसको मान्य करेंगे? ये अमान्य है। तो इसका मतलब है क्या आने वाले वक्त में इस कार्यकारिणी को बदलना होगा क्या? ये मैं नहीं जानता हूं, मैं एक सुझाव दिया हूं लीगल नोटिस के माध्यम से कि इसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो हमारा CWC बना हुआ है, अनुशासनात्मक समिति बना हुआ है, तो CWC के बैठक में इसको ला करके जो चूक हुआ है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, हम लोग अमेंडमेंट करेंगे वो चीज को। अमेंडमेंट के बाद तो बहुत सारा चीज को मानना पड़ेगा, धारा 29 में रजिस्ट्रार को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अमेंडमेंट कैसे? कितना वक्त दिया है, कितना वक्त दिया है नोटिस को जवाब देने के लिए? 15 डेज का वक्त दिया हूं। मुझे विश्वास है कि 2-3 दिन में फैसला कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा।
अच्छा सचिन जी, और एक बात बताइए कि आप बार बार कह रहे हैं कि आप पहले से पार्टी में है, अजित पवार का भी आपने दौर देखा है, तो अजित पवार की कार्य की पद्धति और अभी के पार्टी की नेताओं की कार्य पद्धति, क्या डिफरेंस है दोनों में? दादा होना काफी मुश्किल है। दादा हमारे डायनेमिक लीडर इंडिया के ही नहीं थे, बल्कि पूरे दुनिया के नजरों में थे। सभी ने प्यार से उनको दादा कहता था। उनकी कार्यशैली को सभी को सीखने की आवश्यकता है, चाहे हम हो चाहे बड़े लीडर हो। दादा का जो कार्यशैली था, 3 बजे भोर में उठ जाना, 4 बजे फ्रेश हो जाना, अभी जो 5 लोग बजे हैं उनको भी सीखने की आवश्यकता है क्या पार्टी में? किसी दल के नेताओं में नहीं पाया जाता है, किसी दल के नेताओं में नहीं है। दादा दादा थे। दादा एक डायनेमिक लीडर थे हमारे, जिनका निकट भविष्य में भरपाई करना काफी मुश्किल हो गया है, क्षति हो गया है। कठिन होगा अजीत दादा पवार बनना। बिलकुल सच्चिदानंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए. रामराजे, तुम्ही सुद्धा आपल्या सोबतच राहा. सूरज चव्हाण सध्या आपल्या सोबत आहेत, प्रवक्ते आहेत राष्ट्रवादीचे. सूरज जी, सच्चिदानंद सिंग जे सांगतायत त्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? खरंच अशा पद्धतीचे इंटरनल इलेक्शन आता गरजेची आहे का, होणार का? पहिली गोष्ट तरी त्यांनी जे काही आक्षेप नोंदवले त्याच्यावरच आमचं ऑब्जेक्शन आहे. कारण जे आक्षेप आहेत, बघा पक्षाच्या जी कॉन्स्टिट्यूशन आहे त्याच्यामध्ये एक क्लॉज असतो की इमर्जन्सी सिच्युएशन असेल तर त्यावेळेस वर्किंग कमिटी आणि तुमचं जे काही नॅशनल कन्व्हेन्शन मध्ये अध्यक्ष निवडायचा अधिकार हा पूर्णपणे तिथल्या त्या नॅशनल कन्व्हेन्शन मधल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना, नेत्यांना, सगळ्यांना असतो. ज्यावेळेस वरळीमध्ये नॅशनल कन्व्हेन्शन झालंय, सचिदानंद तिथं उपस्थित होते. त्यांनी हात वर करून जे काही राष्ट्रीय अध्यक्षाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला त्या प्रस्तावाचा अनुमोदन देण्याचं काम हे सच्चिदानंदजीने केलेलं आहे. त्याच्यामुळे ती पूर्ण निवड अधिकृतपणे निवडणूक आयोगाची जी क्लॉज आहे त्या क्लॉज नुसार इलेक्शनला फारसं महत्व राहत नाही आणि होत असं. अगदी सूरज जी, तुम्ही जे म्हणताय त्यावरती सच्चिदानंद जी यांनाही विचारूया. सच्चिदानंद जी, ऑब्जेक्शन है आपकी इस बातों पे, और उनका कहना है कि जब इलेक्शन हुई थी तब आपने भी हाथ ऊंचा करके बताया था और ये जो प्रक्रिया पार हुई थी उसमें आपका भी सक्रिय सहभाग था. मैं 25 तारीख को रिटेन विरोध दर्ज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए उस सम्मेलन के अपने नेताओं को सम्मान करते हुए उपस्थित था. लेकिन मैं प्रोटेस्ट दर्ज कर दिया था, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ. ये पार्टी में, परिवार में एक सीनियर लोगों को, एक दूसरे को सम्मान करना हमारी पद्धति है, हमारे परिवार के लोग हैं. तो मैं सम्मान स्वरूप वहां बैठा हुआ था, लेकिन मैं रिटेन में मैं इसका विरोध करते हुए मैं वहां पे मौजूद था. अच्छा, सूरज जी, तुम्हाला याच्यावर काय म्हणायचंय? त्यांनी रिटर्न मध्ये विरोध दर्शवलाय. मला त्याच्यात काय बोलले मला नाही ऐकू आलं, पण माझं एकच मत आहे. त्यांना माझा प्रश्न पण आहे, जर तुमचं त्या निवडीच्या वेळी ऑब्जेक्शन होतं, त्यावेळी तुम्हाला वाटलं की निवड प्रक्रिया ही नियमानुसार नाही, त्यावेळी ऑब्जेक्शन घ्यायला पाहिजे होतं. तुम्ही 4 महिन्यांनी ऑब्जेक्शन घेताय, 4-5 महिन्यांनी, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही स्वतः त्या कन्व्हेन्शनला हात वर करून त्या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले. त्या तिथं मी स्वतः सूत्रसंचालन केलं होतं. मी सगळ्या गोष्टीला विचारलं होतं की बाबा असं वहिनीच्या निवडीबद्दल कुणाचं ऑब्जेक्शन आहेत का, तर कुणी हे ऑब्जेक्शन घेतलेलं नव्हतं. यांनी स्वतः हात वर करून त्या प्रस्तावाला अनुमोदन दिलं. ही जी काही प्रक्रिया चालू आहे यांची, मला वाटतं माध्यमामध्ये सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी अशा पद्धतीचं चालू आहे. ह्याच्यामध्ये कुठे सूरज, यामागे कोण आहे हे पण आपल्याला विचारायचं. पण आता सच्चिदानंद जी सोबत आहेत, त्यांना विचारूया. सच्चिदानंद जी, सूरज जी का कहना है कि आपने उसी वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, अब 4 महीने बाद क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हो? शायद सूरज जी को मैं तो नहीं भेज पाया हूं अपना लीगल नोटिस. मैं अपने प्लेटफॉर्म पर भेजा हूं, उसमें आपके पास भी मैं भेजा हूं. उसमें गंभीरता है कि मैं 25 तारीख को ही रिटर्न ऑब्जेक्शन दिया था. वो प्राप्ति भी है मेरे पास, रिसीव भी किया गया था हमारे जनरल सेक्रेटरी के द्वारा. उसमें सारा बात मैं मेंशन करते हुए 25 तारीख को ही मैं दिया था, अधिवेशन के पूर्व संध्या पर. आज 3 माह बीतने के बाद, चूंकि पार्टी के बायलॉज में एक नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय है, मैं पत्र को 90 दिन तक इंतजार किया और हमारे आला कमानों के द्वारा मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया गया. मैं समझा कि ये शब्द से जवाब नहीं देना चाहते हैं या इस सवाल को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए मेरे को लीगल नोटिस के माध्यम से जाना पड़ा है. मैं कहीं भी लेट नहीं किया हूं और कहीं भी मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य को नहीं किया हूं. एक प्राकृतिक न्याय देते हुए मैं 3 महीना के बाद लीगल में गया हूं.
मैं तो उसी दिन विरोध किया था 25 तारीख को। जो जो रिटर्न हमारे पास है मैं उसको भी हर जगह सार्वजनिक किया हूं, आपको मिल जाएगा और आप उसको हर जगह दे सकते हैं। कोई इसमें हमारी कोई चूक नहीं है। मैं तो एकदम उसी स्टैंड पर आज भी कायम हूं जो 25 तारीख को मैं लिख के दिया। सूरजजी, तुम्ही ऐकले त्यांचं उत्तर, त्यांचं काय म्हणणं आहे? नहीं, मी ऐकलं। मेरा सच्चिदानंद जी से एक सिंपल सवाल है, अगर आपको आपत्ति थी राष्ट्रीय अध्यक्ष निवड प्रक्रिया पे तो आप उस कन्वेंशन पे उपस्थित थे, तभी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? आपने हाथ ऊपर करके उस प्रस्ताव को, जो प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रखा गया, जो प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के लिए रखा गया, उस प्रस्ताव को अपना हाथ ऊपर करके अनुमोदन दिया था। अगर आपको ऑब्जेक्शन था सिस्टम पे, अगर आपको ऑब्जेक्शन था निवड प्रक्रिया पे, तो उसी वक्त आपको ऑब्जेक्शन देना चाहिए था। आपने खुद उस प्रस्ताव का अनुमोदन दिया है। मुझे लगता है कि ये जो भी प्रक्रिया है, आपको पार्टी के हाईकमांड को आकर मिलकर उनके बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। आप ऐसे लीगली नोटिस करके क्या साबित करना चाहते हो? आप किसी नेताओं से मिले हो क्या पार्टी के कि बाबा ये प्रक्रिया है, फिर से ये करना चाहिए? आप ऐसे लीगली पत्र व्यवहार करके क्या साबित करना है इनको, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। बोलिए बोलिए सच्चिदानंद जी। बहुत विनम्रता पूर्वक मैं जवाब देता हूं सूरज साहब को कि मैंने 25 तारीख को जब CWC की बैठक नहीं बुलाई गई, तो मैं गंभीरता से लेते हुए मैं पत्र लिख दिया। 25 तारीख को शाम को ही मैं बम्बे से पत्र लिखा, अब पावती भी मिला, बाय मेल किया, हार्ड कॉपी भी दिया उनको। और मैं इसलिए वहां उस सम्मेलन में था कि मेरे को भेजा गया था। अगर जिस पत्र से मेरे को भेजा गया उस सम्मेलन में, उस पत्र को अगर मैं डिसोबे करता हूं तो हम पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी पार्टी लाइन से। और दूसरी बात थी कि अपने आला कमानों के कर्मों को स्वागत करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। मैं सम्मान पूर्वक वहां पर रहा, सम्मान पूर्वक मैं वहां पर हाथ उठाया। लेकिन सवाल है कि मैं तो विरोध पहले ही दर्ज करा चुका हूं और ये प्राकृतिक न्याय के तहत 3 महीना तक मैं वेट किया हूं। अब सवाल ये उठता है कि मैं लीगल नोटिस न देता तो क्या करता? जब 3 महीना में मेरे पत्रों का जवाब नहीं आया, तो वैसे परिस्थिति में मैं आला कमान से लीगल नोटिस के माध्यम से 15 दिन में जवाब मांगा हूं। अगर मेरे को जवाब से अगर आला कमान संतुष्ट कर देंगी तो मैं आला कमान के साथ हूं, परिवार के साथ हूं। मैं पार्टी में जैसे संगठन में कार्य करते आ रहा हूं 1999 से, वो आज भी मैं करता रहूंगा। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मैं कोई कार्य को नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं कि मैं 26 तारीख के पहले ही इस विषय पर, इस कार्यपद्धति पर मैं सवाल खड़ा किया, लिखित सवाल खड़ा किया। जी सूरजजी, त्यांचं म्हणणं आहे लिखित स्वरूपात आम्हाला उत्तर का नाही आलं? नहीं, एक तो पहली बात उन्होंने समझ लेना चाहिए कि आपने पत्र व्यवहार किया है। पत्र व्यवहार करने के बजाय आप डायरेक्टली आकर मिलते थे तो आपका समाधान हो जाता था। इसका मतलब आप लीगली प्रोसेस से जा रहे हो, होने वाला तो कुछ नहीं। लीगली प्रोसेस से जा रहे हो, इसका आपका इंटेंशन ठीक नहीं, ये तो समझ में आता है। एक बात तो तय है, अगर आपको ऑब्जेक्शन था तो उस प्रक्रिया को उसी टाइम पे आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। आप बाद में ऑब्जेक्शन ले रहे हो। और पहली बात तो उन्होंने एक बात समझ लेना चाहिए, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन पार्टी में आ गई तो हमारी जो भी नेशनल कन्वेंशन है उसमें आप डायरेक्टली निर्णय ले सकते हो, ये पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है। दादा के जाने के बाद इमरजेंसी सिचुएशन पार्टी में आ गई, इसलिए वैनी को वहां पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया और सबकी सम्मति के साथ घोषित किया गया है। ये जो भी चल रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स वर्क या कुछ लीगली नोटिस, ये सब कुछ लोगों की या सच्चिदानंद जी की सिर्फ मीडिया में एक अपनी छवि बनने के लिए सब कुछ ये चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। सच्चिदानंद जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। सूरज साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए बहुत शुभचिंतक हैं कि मैं मीडिया में अपनी छवि को बनाने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। मैं इस प्रश्न का जवाब मैं ये लिखित में मैं दिया हूं और मैं आला कमान से बार बार इस विषय पर चर्चा करते रहा हूं। जो इनिशियल बॉस हैं हमारे, जो इनिशियल जिनसे कार्य होते रहता है सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में, उनसे भी बातचीत हो रही है, पत्र का जवाब दीजिए, लगातार हो रही है। तो मैं कहीं भी चूक नहीं किया हूं, मैं लगातार संपर्क में हूं। दूसरी बात जो आ रही है कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो ये कहना
ठीक नहीं है। अब जब बात लीगल की हो गई है तो अब लीगल में ही अब मेरा बात को संवैधानिक माना जाएगा या असंवैधानिक माना जाएगा। जब लीगल से बात आ जाएगी कि मैं असंवैधानिक हूं तो मैं सूरज साहब को कहूंगा कि आप ठीक थे और मैं जो विरोध दर्ज किया था वो खारिज हो गया। और अगर हमारी बात पर अगर एक्शन हो जाती है तो फिर जो है सो इस पे सुधार की आवश्यकता पड़ेगी और सुधार करेंगे हम लोग सब मिल करके। सूरज साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि CWC का मीटिंग कहाँ है? CWC के मीटिंग और जो उस बैठक में जो रेजुलेशन पास हुआ, जिनकी अध्यक्षता में बैठक मीटिंग हुई, उनका रेजुलेशन कहाँ है? ECI को क्यों नहीं दिया गया? और वर्किंग कमेटी के मीटिंग बायलॉज के पक्ष में जितना बार चुनाव हुआ है 99 से, सब में वर्किंग कमेटी हुई है। इसमें वर्किंग कमेटी की मीटिंग कहाँ है? रेजुलेशन हम लोग का हस्ताक्षर कहाँ है? हम लोग कहाँ कोई पदाधिकारी को नियुक्त किए हैं CWC में? नियम हमारा जो है बायलॉज के अनुसार, जो हमारा दादा का भी बनाया हुआ है, एग्जम्प्टेड किया है, सर्टिफाइड कॉपी है, दादा ने भी अमेंडमेंट किया है, उसमें स्पष्ट है कि CWC के मीटिंग में ही हम लोग प्रस्ताव लाएंगे। प्राकृतिक ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में CWC में पास हो जाता है, नेशनल कन्वेंशन में ले लेते हैं हम लोग, और CWC में पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पत्र गया है ECI ऑफ इंडिया को, उसमें कहाँ लिखा है कि पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया है, नई कमेटी हम बनाए हैं, पुरानी कमेटी को अब काज करने की अनुमति नहीं है, वो सब पत्र जिक्र नहीं है। तो मैं टेक्निकल बात पर खड़ा हूँ, मैं सूरज भाई के शब्दों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल, मैं टेक्निकल सूरज जी आ जाएगी। उनका आक्षेप है कि आपकी जो नई कार्यकारिणी है वो भी एक्चुअली तय ही नहीं हो चुकी है, क्योंकि इसी को वो गई ही नहीं है। कदाचित त्यांना माहिती नसेल, एक तरी त्यांना पार्टीचं संविधान माहिती नाही। पार्टीच्या संविधानामध्ये असा क्लॉज आहे आणि ती सगळ्यात पार्टीच्या संविधानामध्ये आहे की बाबा जर एखाद्या पार्टीवरती इमर्जन्सी सिच्युएशन आली तर तुम्ही नॅशनल कन्व्हेन्शन बोलवून त्या ठिकाणी नवीन अध्यक्ष किंवा नवीन जो कुठल्या पदाधिकाऱ्याचे नॅशनल आपत्ती म्हणजे त्याच्यामध्ये हे झालं असेल तर त्या ठिकाणी निवड ती नॅशनल कन्व्हेन्शन मध्ये होत असते आणि तशा पद्धतीची निवड वहिनीची झाली आणि तिथं सर्व राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित होते, त्यांच्या उपस्थितीमध्ये झालं। तशा पद्धतीचं निवडणूक आयोगाला सुद्धा कळवण्यात आलेलं। आता ह्यांच्याकडे डॉक्युमेंट्स नाहीत, कारण ते निवडणूक आयोग आणि पक्षाचा व्यवहार आहे, पत्रव्यवहार। बर सूरज जी, याबद्दल आपण बोलूया। आज रुपाली ठोंबरे सुद्धा सध्या आपल्या सोबत आहेत, तुम्ही आपल्या सोबतच राहा। रुपाली ठोंबरे जी, आक्षेप घेतला जातोय थेट सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदावरतीच, तुमची प्रतिक्रिया? आता दोघेही जण आपल्या सोबत आहेत, सच्चिदानंदजी सुद्धा आहेत आणि सूरजजी पण आहेत। सगळ्यात महत्वाचं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा अजित पवार ही अधिकृत निवड आहे। कायदेशीर आता जे सच्चिदानंद जे काही आरोप करतायत, त्यांना काही माहिती आहे नाही माहिती आहे किंवा ते जे संविधानाने सांगतायत, तर त्यांच्या माहितीसाठी तुमच्याच चॅनलवरनं सांगते, संपूर्ण प्रक्रिया ही संविधानिक कायदेशीर पद्धतीने करण्यात आलेली आहे आणि सौ सुनेत्राबाईंनी अजित पवार यांची राष्ट्रीयपदी निवड झाली। ती निवड झाल्यानंतर आज जवळजवळ 5 महिने झाले, त्याच्यात पक्षाचं संविधानाची घटना ज्या आहे, संविधानाने जी काही घटना लिहिलेल्या आहेत त्या घटनेने सर्व इतर लोकांची निवड करण्यात आलेली आहे। त्याच्यामध्ये ज्या ज्या लोकांना वाटत होतं की आपल्याला स्थान मिळेल नाही मिळेल, त्या लोकांनी आता कायदेशीर हा जो काही आहे खेळ हा जाणीवपूर्वक विनाकारण सुरू केलेला आहे। असो प्रत्येकाला अधिकार आहे, आम्हीही त्याला कायदेशीर पद्धतीने। सच्चिदानंद जी यांच्याकडनं उत्तर घेऊयात की सच्चिदानंद जी, इनका कहना है कि ये जानबूझकर शुरू है और इसमें कोई भी इलीगल नहीं है, सब लीगल है। मैं यही बात तो चाहता हूं, मैं इसी बात के लिए तो मैं लीगल नोटिस दिया हूं। जो वो कह रहे हैं शब्द के द्वारा, मेरे लीगल नोटिस के जवाब में आ जाए कि ये जो भी काम हुआ है लीगल हुआ है। जी, उनका यही कहना है कि ये सब जो काम हुआ है लीगल है, पार्टी और इलेक्शन कमीशन के साथ हुआ है, इसलिए आपको पता नहीं है, ऐसा भी सूरज जी का कहना है। और ये जानबूझकर है, ऐसा भी उनका कहना है, ये जानबूझकर आप सवाल उठा रहे हैं। मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई सवाल नहीं उठाता। मैं अपने राजनीति के 50 साल के कैरियर में मैं वैसा कोई भी काम नहीं करता कि शब्द के बातों से तनाव हो।
मैं कह रहा हूं सूरज जी को विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि जो बात आप ला रहे हैं मैं तो लिखित भेज दिया हूं, आप यही बात हमारे लीगल नोटिस में लिखित में जवाब भेज दीजिए। मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, परिवार की तरह काम करूंगा। मैं असंतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं आगे कोर्ट का रुख करूंगा। ठीक है रूपाली इस जी, आप हिंदी में उनको जवाब दे दीजिए। शब्द के बाद देखिए, उन्होंने जो भी नोटिस दी हुई है उसको जवाब लीगल ही दिया ही जाएगा, मगर माननीय कैलाशवासी अजीत दादा जाने के बाद जो इमरजेंसी आई वो इमरजेंसी में कायदे की प्रक्रिया से सुनेत्रा वहिनी की निवड हो गई है। फिर भी सच्चिदानंद जी सिंह जो है उनको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उनका एज देखते कि ठीक है उनको वो राजनीति में 50 साल से है, सब हमें मालूम है, मगर उन लोगों ने जो कायदेशीर नोटिस दी है उसको कायदेशीर उत्तर भी दिया जाएगा, उसको चैलेंज भी किया जाएगा। मगर ये क्यों करने का, ये क्यों करते हैं, ये जानने के लिए सब जो प्रेक्षक है उनको मालूम है कि जिनको वहाँ पे स्थान नहीं मिला है, जिनको सुनेत्रा वहिनी को राष्ट्र एनसीपी को तकलीफ देनी है, वो जानबूझ के अभी ये लीगल का मैटर शुरू कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, लीगल से उनको पता चलेगा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा वहिनी ये लीगल है और एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ये जो मैटर चलेगा वो कोर्ट में, वो निवडणूक आयोग है, वहाँ पे सवाल जवाब होगा, वहाँ पे घटना दिखाई जाएगी। और जिस अधिकार से वहिनी ने इलेक्शन कमेटी को लेटर लिखा था, जिस अधिकार से ये इतर जो लोग हैं, अदर लोग हैं, उनकी निवड की थी, तो इस वजह से 5 महीने के बाद हमारे सच्चिदानंद जागे हुए और वो लीगल की भाषा बोल रहे। ठीक है, लीगल से उनको समझा दिया जाएगा कि बाबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष सुनेत्रा वहिनी पवारी है और वो लीगल स्थान पे बैठी हुई है। सच्चिदानंद जी, आप जवाब दीजिए। आपका नाम नई कार्यकारिणी में नहीं है, इसलिए ये सब बौखलाहट है, ऐसा उनका कहना है। सच्चिदानंद जी, आपका आवाज हम तक नहीं आ रहा है। एकीकडे आपण बघतोय ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी जी आहे ती बरखास्त करा, एकीकडे त्यांची निवड आहे सुनेत्रा पवार यांची निवड सुद्धा ही बरखास्त करून नव्यानं कार्यकारिणी आणि नव्यानं अध्यक्षपदासंदर्भात निवड व्हावी असं सगळं म्हणणं आहे सच्चिदानंद यांचं। मात्र नव्या पिढीतली नवी फळी जी आपल्याला पाहायला मिळते राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातली, त्यांना मात्र हे मान्य नाहीये। जाणीवपूर्वक सच्चिदानंदजी हा सगळा सनसनाटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायत असा थेट आरोप त्यांच्यावर केला जातोय। रुपाली पाटील जी, मुळात जी उत्तरं दिली जातात किंवा जसे आक्षेप घेतले जात आहेत सच्चिदानंद सिंग यांच्याकडनं, काय नेमकं तुम्हाला वाटते? इतके वर्ष जुने आहेत आणि त्यामुळे तुमचं तर म्हणणं आहेच कार्यकारिणीत नाही म्हणून अशा स्वरूपात ते कांगावा करतायत। खरंच हा कांगावा आहे की तुमचं काही वेगळं मत आहे? आमचे दैवत अजितदादा सांगून गेलेत, राजकारण वंगाळ आहे। या सच्चिदानंदाच्या मागे कोण आहे ना, झारीतला शुक्राचार्य कोण आहेत की जे जाणीवपूर्वक राष्ट्रवादीला, वहिनींना किंवा राष्ट्रवादीच्या अजितदादांच्या कार्यकर्त्यांना त्रास देण्यासाठी हे करतायत, हे शोधावं लागेल। तुम्हाला कोण वाटतं रुपालीजी, झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत? ते आता याची लीगल नोटीस दिल्यानंतर सच्चिदानंद हे कोणाकोणाला भेटले, सच्चिदानंदांची कोणाकोणाबरोबर बैठक झाली, 5 महिन्यानंतर सच्चिदानंदजी उठलेत आणि ज्या पक्षावर मोठ्या आतुरतेने महाराष्ट्रातल्या जनतेने, पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी वहिनींना अध्यक्ष म्हणून स्वीकारलं, हे कोणाला त्रास झालाय, कोणाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष बनायचं होतं, हे सगळे प्रश्न आपल्या समोर उभं राहतात। तेव्हा त्यातनं ही झारीतले शुक्राचार्यांची नावं ही लवकरच तुमच्या समोर येतील। सच्चिदानंद सिंह आपल्या सोबत आहे, त्यांना विचारूयात। सच्चिदानंद जी, आपको शायद पता चल गया होगा कि किसके ऊपर रुख है, ये सब क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, किसके कहने पे हो रहा है, ऐसे सवाल अभी आ रहे हैं इस नई पीढ़ी के जरिए, राष्ट्रवादी की आपकी नई पीढ़ी। मेरा एक शब्द ही कहना है कि इसलिए हो रहा है कि चुनाव पद्धति में कहीं न कहीं चूक हुआ। किसकी वजह से हो रहा है? इस त्रुटि को सुधारने के लिए ये सब हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सुधार होगा और ये अपना पे हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है
ये ममता मई सुमित्रा पवार के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कमी है, जो इलेक्शन में जो जो गड़बड़ियां हुई है, उसको ठीक करने का मैं आग्रह कर रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे कौन है? आप तो कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई है ऐसा कहना है, ये आगे की पीढ़ी का? अरे बहन जी, इसके पीछे कानून है हमारा पार्टी का, इसके पीछे हमारा पार्टी का रेजुलेशन है, इसके पीछे हमारा पार्टी का नीति और सिद्धांत है। हमारा जो अमेंडमेंट हुआ है आपदा प्रबंधन के लिए, उसमें ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष को घोषित करना है। ऐसा कहीं नहीं है कि जो घोषित करने वाले जो अध्यक्ष हैं, घोषित करने वाले अध्यक्ष मंडली है, वो चिट्ठी नहीं देंगे। ऐसे पता है इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हम रूपाली जी को कुछ पूछना है आपको। रूपाली जी, तुम्हीच विचारा त्यांना। माननीय सच्चिदानंद सिंह जी, मुझे आपसे पूछना है, आप राजनीति में बड़े साल से है, आपकी उम्र भी बहुत है, मगर आप सुनिए कि आप जो बोल रहे हैं कि घटना घटना, अजित दादा ने अध्यक्ष पद स्वीकारने के बाद ये पूरे घटना, ये इलेक्शन कमेटी को लीगल प्रोसेस कंप्लीट की हुई है। अचानक से अजित दादा हमारे में नहीं रहे, तो सभी जो कमेटी मेंबर्स की मंजूरी से सुनेत्रा वहिनी जी को अध्यक्ष पद दिया। अभी अध्यक्ष पद किसको चाहिए था, ये मुझसे ज्यादा तो आपको मालूम है, आप उम्र में भी बड़े हो। मगर अजित दादा जाने के बाद अजित दादा के घर के लोग वहां पे ना आए, किन किन लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया था आपको भी मालूम है। हमें इतना ही कहना है, आपने जो लीगल नोटिस दी है, हम उसको लीगल जवाब देंगे ही। हमारी घटना पक्ष की वहां पे आएगी, हमारे जो पक्ष के वकील आपको बताएंगे। मगर ये आप जानबूझ के कर रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को तकलीफ देने के लिए कर रहे हैं। आपको वहां पे कमिटी पे नहीं लिया इसलिए आप कर रहे हैं, और आपके पीछे जो शुक्राचार्य, झारी के, हमारे मराठी में बोलते हैं झारीतले शुक्राचार्य, जो हितशत्रु है, जो जानबूझ को वहिनी को तकलीफ देने वाले हैं, उसमें आप शामिल है। और इसकी वजह से आपने संविधान से आपको जो कहीं स्वातंत्र मिला है लड़ने का, उसका गैर यूज, अनलीगल यूज करके हमें तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में आपको संविधान की घटना दिखानी पड़ेगी। एक तो 5 महीने हो गए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता वहिनी अजित दादा पवार है और वो लीगल स्थान पे बैठी हुई है। ये आप अपने दिमाग में डाल देना प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, क्योंकि अजित दादा के बाद पूरा महाराष्ट्र की जो भावना है वो बहुत अलग है। और अभी तो हम सवार रहे दादा जाने के बाद, और उसमें आप जानबूझ के उनका अध्यक्ष पद को जो ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहे, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लोग वो लगने नहीं देंगे। जो लीगल होगा वो अपन कोर्ट में देख लेंगे। मगर वहिनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये आप अपने दिमाग में डाल दीजिए। जी सच्चिदानंद जी, हेलो, जवाब दीजिए आप। जी, मैं इनका जवाब 2 शब्दों में देना चाहता हूँ। राष्ट्रवादी पक्ष अपने आप को मान रहे हैं, हमको राष्ट्रवादी पक्ष से अलग मान, ये बात सत्य नहीं है। मैं राष्ट्रवादी पक्ष का एक सिपाही, और मैं बहनी का कहीं से भी कोई पवार परिवार से कहीं से कोई मैं विरोध का स्वर नहीं लाया। मैं चुनाव के तरीका पर मैं सवाल खड़ा किया, और ये सवाल का जवाब इन्होंने कहा है कि कोर्ट में मैं दूंगी, वहां मुलाकात होगी, तो निश्चित तौर पर वहां मुलाकात होगी। और इसमें ये कोर्ट में होता क्या है, कोर्ट में मामला जब जाता है तो एक पक्ष संतुष्ट होता है, दूसरा पक्ष को जवाब मिल जाता है। ऐसे परिस्थिति में मैं इनका सभी शब्दों का आदर पूर्वक ग्रहण करता हूं। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप इन्होंने लगाया है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी के इशारे पर, किसी के कहने पर आप जो है इस तरह के बात को कर रहे हैं, ये बात सत्य नहीं है, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन सच्चिदानंद जी, आप खुद ऐसा कहते हैं कि मैं लॉयल हूं, सिपाही हूं राष्ट्रवादी का, तो ये सब इतना होने के बावजूद अगर आपकी आगे की पीढ़ी चाहती है सुनेत्रा जी ही आगे नेतृत्व उनका रहे, तो आप इसको इतनी बड़े तौर पे आक्षेप लेने का कारण क्या है? आप इस नई पीढ़ी को लेके राष्ट्रवादी के आगे क्यों नहीं जाना चाहते? जी, मैं चाहता हूं कि पार्टी में कोई गलती ना हो, मजबूत
रहे, किसी विरोधी पक्ष को कोई मौका ना दे, तो पार्टी का बैलोज है जो सिद्धांत दादा बना कर गए हैं उस पर हम कायम रहे और वो उस पे कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, उसी को मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। आपके मैं तो अंतर्गत कलह से, इसी कलह से पार्टी खोखली नहीं हो जाएगी? आपके अंतर्गत कलह ही इतने बढ़ रहे हैं तो पार्टी को खोखला नहीं कर रहे हैं आप इस विचार से? पार्टी को मैं मजबूती करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं 3 टर्म का नेशनल सेक्रेटरी और मैं राज्य प्रमुख हूं। मैं चाहता हूं कि कहीं से इसमें कोई कमजोरी न रह जाए, इसको हम लोग कंक्रीट से मजबूत कर ले। CWC के मीटिंग वो बोला करके कहीं ना कहीं चूक है, उसको ठीक कर लेगा, हमारे हिसाब से चूक है। रुपाली जी, तुम्ही उत्तर द्या. त्यांचं म्हणणं जे चूक होते त्याला बरोबर करायचं, हिंदीमध्ये उत्तर द्या. देखिए, वो जो बोल रहे हैं ना, उनकी उम्र देखते मैं आपको, वो सीनियर है ये मालूम है हमें भी, मगर वो जो कर रहे हैं वो किसी के कहने के ऊपर कर रहे हैं। पण ते त्यांना मान्य नहीं है, वो नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो मानेंगे ही नहीं ना, वो मानेंगे ही नहीं। 5 महीने तक ये चुप बैठे। देखो, नोटिस देने के लिए जब राष्ट्रवादी अध्यक्ष पद की वहीनी की निवड़ हो गई थी, तभी उन्होंने 1 महीने में, 15 दिन में, 1.5 महीने में, 2 महीने में लीगल नोटिस भेज सकते थे, मगर देखिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी अध्यक्ष पद की निवड़ होने के बाद कुछ लोगों ने अपना अपना सब करवा के ले लिया वहीनी से। उसके बाद वहीनी किस तरह से काम कर रही है वो देख लिया। जब वहीनी अजित दादा के रखे हुए नियमों पे चल रही है, काम कर रही है, ये उनको पता चला, उसके बाद इन्होंने इनका खेल शुरू कर दिया। इन लोगों को, ये जो सच्चिदानंद साहब है वो और इनके जो मेन शुक्राचार्य लोग हैं, उनको लगा था कि माननीय सुनेत्रा वहीनी काम नहीं कर पाएगी, वो चुपचाप बैठेगी, हम बोलेंगे बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, करो तो करो। मगर वही माननीय वहीनी साहब वैसी नहीं है, वो अजित दादा की तरह वो काम कर रही है, डिसीजन ले रही है। देखो, वहीनी के पति गुजर गए, जैसे हमारे हम बोल रहे कि देवत हमारे गए महाराष्ट्र। रुपाली जी, आपण हे त्यांना विचारूयात ना, थोडं थांबा, त्यांनाच विचारूया. सच्चिदानंद जी, वहीनी काम कर रही है, ये कुछ आपको चुभ रहा है सच में? सुनेत्रा वहीनी काम कर रही है, उनका कहना है सुनेत्रा वहीनी अजित दादा जैसे ही काम कर रही है, और यही आपको कहीं ना कहीं चुभ रहा है. सुमित्रा बहनी पवार जो कार्य कर रही है उनसे ज्यादा रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज देश के सरहद पर सुमित्रा बहनी आज स्थापित हैं, दादा के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन दूसरा बात जो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं हमको चुभ रहा है, ये बात सही नहीं है। मैं पार्टी को कंक्रीट की तरह मजबूत कर रहा हूं। मैं बार बार कर रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं रेजुलेशन के खिलाफ काम हुई है, चूक हुई है, इस त्रुटि को सुधारा जाए, जो CWC से सुधर सकता है और आपसी तालमेल से सुधर सकता है। सुनेत्रा बहनी पवार ये सब आप कर रहे हैं, उनका यही कहना है बार बार, किसी के इशारे पे आप चल रहे हैं और किसी के इशारे पे ये सब चल रहा है, ऐसे बार बार कहना है उनका। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये आरोप लगा रही हैं डायरेक्ट हम पर। देखिए, मैं पूर्वाग्रह होने की कोई ही जरूरत नहीं रहती है। आपको पक्ष मजबूत करना रहता तो दादा जाने के बाद तुरंत इन्होंने ये बाकी की प्रोसेस कर ली थी, और उन्होंने किया नहीं है। अभी 50 साल में क्या जवाब दे जाने पर मैं सुमित्रा बहनी पवार के साथ सभी शरद पवार जी आ रहा हूँ, करता रहूंगा तब तक मेरा जन शरीर में सांस है, तब तक मैं सुमित्रा बहन के साथ है, सुमित्रा बहन के साथ काम करता रहूंगा। लेकिन ये आरोप जो है इसको मैं सीधे से खारिज करता हूँ। धन्यवाद। सच्चिदानंद जी, नहीं सच्चिदानंद जी, और एक सवाल है आपसे कि आप यही बात, यही मुद्दा जो अभी बोल रहे हैं चैनल के साथ, वही मुद्दा यहाँ आके, पुणे में आके या सुनेत्रा जी जहां भी है वहां आके उनसे वो बात क्यों नहीं सुलझाई? ऐसे आप मीडिया के साथ बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पर सवाल उठाए जाएंगे। नहीं, सवाल उठाने से मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। मेरा जो फोरम है उस फोरम से मैं अनुशासन के खिलाफ काम नहीं कर सकता। मैं फोरम पर बार बार सवाल उठा रहा हूँ, 3 महीने पहले से उठा रहा हूँ। अच्छा, अगर आप कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन को सब डिटेल में दिया जाए और अगर फिर से इलेक्शन हो तो कौन चुन के आए, ऐसा आपको लगता है? पार्थ पवार चुन के आए या प्रफुल्ल पटेल चुन के आए?
ये हुई ना सही पकड़ी ये बात। तय करने पूछिए वाला उनको पूछिए कौन ये चुन तो के आना चाहिए। CWC तय करती है ना, ये तो CWC में ये तो CWC में बैठे लोग तय करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कौन होंगे। लेकिन मेरा जो कहना है, मेरा मत जो है सुमित्रा बहनी पवार के साथ रहेगा। दादा के सहानुभूति में एज राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर मैं प्रस्ताव दूंगा कि हमारे सुमित्रा बहनी पवार हमारे पार्टी के सिरमौर अगर ऐसा है तो क्यों सवाल उठा रहे हैं, है ना सुनेत्रा जी अभी? नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मैं तय करने वाला कौन होता हूं, तो CWC तय करेगा। लेकिन मेरा पक्ष जो है, मैं आज ही बताता हूं, मेरा पक्ष जो है सुमित्रा बहनी पवार के साथ। जी, अभी आगे की जो पीढ़ी आ रही है, इस आगे की ठीक जो है, पीढ़ी अब है, जरा सा आगे की पीढ़ी के साथ आप है क्या? नई कार्यकारिणी बनेगी, अगर वो इलेक्शन कमीशन में पास हो गई तो आपका अनुमोदन रहेगा इस नई पीढ़ी की नई कार्यकारिणी को? नहीं, वो तो देखेंगे, आगे देखेंगे। उसमें जो है कानूनी तौर पर पार्टी के बायलॉज और रेजुलेशन के साथ काम होगा, उसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बाद हूँ। मेरा सवाल असंवैधानिक हो जाएगा, मैं फिर भी पार्टी में काम करता रहूंगा, बाद मने हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा सवाल कहीं न कहीं अगर चूक में दर्शाता है, पक्ष में है, तो इस पर सुधार करनी चाहिए। आला कमान से मेरा विनती है, मेरा कर जोड़ करके प्रार्थना है कि इसको हम लोग मजबूत बना दे, ताकि कोई आगे भविष्य में हमारी पार्टी को, हमारे परिवार को दिक्कत नहीं हो। आपको पक्ष से हटाया जा रहा है या बाजू किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। सुमित्रा बहनी पवार के साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ, दादा पवार के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ। मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ, दादा का बनाया हुआ हूँ। मैं राज्य प्रमुख हूँ, दादा का बनाया हुआ हूँ। आज भी मैं खड़ा हूँ, कहीं कमेटी भंग नहीं है, कहीं कमेटी डिसमिस नहीं है, पुरानी कमेटी खड़ा है, आज भी खड़ा है। मैं नई कमेटी को चुनौती दे रहा हूँ कि वो अमान्य। जी, ये नई कमेटी अगर बने तो कैसे बने, ऐसे आपको लगता है? आप नाम बताइए, किस क्रम से नाम रहेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं कि नई कमेटी CWC तय करती है, पार्टी के रेजुलेशन के अनुसार। CWC में तय हो जाएगा, सारा बात छन के आ जाएगा। CWC ही इसका ये पार्टी बॉडी का मदर बॉडी कहा जाता है। जी, कौन कौन उसमें होना चाहिए? CWC की बैठक होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें कार्यकारिणी में किस किस के नाम होने चाहिए वो तो बताइए। तो है, लिस्ट है, CWC के दादा का बनाया हुआ लिस्ट है। तो दादा की ही बनी लिस्ट आगे जाए, ऐसे आपको लगता है? नहीं, बहुत लंबा लिस्ट है, मैं कितना नाम बता पाऊंगा, बहुत लंबा लिस्ट है। CWC की लिस्ट है और वो सार्वजनिक है, वेबसाइट पर भी आप देख लीजिए उसको। लेकिन दादा ने बनाई हुई लिस्ट में थोड़े चेंजेस तो आएंगे ना, बदलाव तो होंगे ना? आपको सुधार भी चाहिए, त्रुटि दूर करनी है, तो कुछ चेंजेस भी चाहिए ना। वो क्या बताइए, क्या चेंजेस चाहिए? दादा का बनाया हुआ रेजुलेशन है, दादा का बनाया हुआ सर्टिफाइड कॉपी है, दादा का बनाया हुआ संविधान है, दादा का बनाया हुआ सारा चीज पार्टी के फोरम पर है, पार्टी के वेबसाइट पर है, पार्टी के ये हेड ऑफिस में है, पार्टी के रीजनल ऑफिस में है, हर स्टेटों में है। सर्टिफाइड कॉपी बनाया हुआ है जो सर्टिफाई करके दिया गया है ICI। जी, उसमें नए लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, जब हमको लीगल मामला में गए हैं, जवाब तो आने दीजिए। जवाब आने के बाद सब चीज मैं दूंगा ना। अगर CWC की मीटिंग होगी, वहां हमसे पूछा कि कैसे सवाल उठाए थे, जी, क्यों नहीं आप पर संवैधानिक कार्रवाई हो, क्यों नहीं पार्टी लाइन के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, कार्रवाई हो। मैं जवाब दूंगा, अपना पक्ष रखूंगा। जी बिल्कुल। सच्चिदानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तर सच्चिदानंद जी यांनी अतिशय त्यांचे जे आक्षेप आहेत ते अगदी स्पष्टपणे, उघडपणे मांडलेले आहेत आणि पक्षातली जी दरी आहे ती दरी कशामुळे निर्माण होते यावरही भाष्य केलंय। मात्र झारीतले शुक्राचार्य कोणीही नाही, कोणाच्या इशाऱ्यावरती मी चालत नाही असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे। रुपाली ठोंबरे आपल्या सोबत होत्या, तसं सूरज चव्हाणही होते। आपलेही धन्यवाद आमच्याशी बोललात त्यासाठी। तर राष्ट्रवादी पक्षातला हा अंतर्गत एक प्रकारे संघर्ष सुरू झालेला आहे। नवे विरुद्ध जुने असा हा संघर्ष एक प्रकारे पुढे येताना पाहायला मिळतोय। त्यावरती अर्थातच आता स्वतः सुनेत्रा पवार पुढे येऊन काय बोलतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। तुर्तास बुलेटिनमध्ये इतकंच। पाहत रहा NDTV मराठी। हे आहे NDTV आणि आपण पाहत आहात NDTV मराठी।